वंदे मातरम। 6 नवंबर 2020 रोजाना की तरह सायं 8 बजे आज भी उदय मन्ना उपस्थित हो गया अपने फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस फैमिली से बातचीत करने के लिए। आपके कमेंट्स बहुत ही प्रभावी होते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तब तक सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। आप जानते हैं कि सभी लोग सुनते हैं कार्यक्रम के शुरू में हम लोग सकारात्मक सोच का आरजेएस सॉन्ग जो है, जो कि मुंबई से तैयार होकर आरजेएस फैमिली के पास आया है। और इस सॉन्ग से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जो है वो शरीर को आपके न केवल बल्कि उस वातावरण को भी पॉजिटिव वेव में बदल देती है। इसलिए आप कहीं भी जाएं तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाएं तो आप जय हिंद जय भारत जरूर करेंगे। तो आइए सकारात्मक सॉन्ग प्रस्तुत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जहां तो इसको स्वयं जब तक नहीं जगेंगे तब तक सरकारों को जगाने की बात कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो कृपया आप ओके कर दें, तो आगे कार्यक्रम सही तरीके से पहुँचाने में मदद मिलेगी। क्योंकि आवाज़ का ही खेल है और ये आवाज़ आप तक अगर सही तरीके से पहुँच रही है तो एक शब्द लिख दें कि कार्यक्रम ओके है, कैमरा ओके है। और कार्यक्रम में ढेर सारी बातें हैं और कई बार ये समझ में नहीं आता है कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है किन बातों से की जाए। तो आप अपने विचार लेकर अगर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके सामने है और उंगलियों को थिरकाने की ज़रूरत है। ये जो उंगलियां हैं इस सकारात्मक ऊर्जा को जब उत्प्रेरक का काम करेंगी आपकी उंगलियां, तो उस वातावरण में और ये फेसबुक के वातावरण में बहुत ही पॉजिटिव वेव्स आ जाएंगी। तो बिना आपके सहयोग के ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है। आप अपने महत्व को समझिए, क्योंकि आपकी उंगलियां जब थिरकने लगेंगी इस वक्त, तो ये पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव जो है पूरे ब्रह्मांड में है और इनसे हम लोग काफ़ी दूर तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। जैसे आप इसको शेयर करते हैं तो आपके जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। जैसे हरीश संतवानी जी जुड़ते हैं, जय हिंद लिख रहे हैं, तो ये जय हिंद इस वातावरण में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को मदद करके ही सरकारों को जगा सकते हैं। क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है, ये सुना होगा आपने। लेकिन ये एक आपका ही मंच है और इसमें आपने जो भेजा है, क्योंकि हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग इस मंच को उपयोग कीजिए। बहुत सारी पत्रकारिता में उस मंच का उपयोग करते हैं लोग, कहीं राजनीतिक दल उपयोग करते हैं या कोई संस्था उपयोग करती है, तो जाकी रही भावना जैसी। लेकिन ये सकारात्मक भारत आंदोलन आपका मंच है, आपके लिए है और आपका है, इसलिए आपकी बातें इसमें आनी चाहिए। हो सकता है कि आपने पहले नहीं भेजी है, जिन लोगों ने भेजा है वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। और इस वक्त तो आपके हाथ में जो की बटन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर आपका राज है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। तो उनकी उंगलियों से जादू जब आप करेंगे शब्दों को, तो वो पॉजिटिव शब्द जो है वो वातावरण में जाए। क्योंकि ये यूट्यूब पे भी चला जाएगा, तो आपके जो शब्द हैं जिसको हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे तो वो कई जगह। लेकिन हम सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का पोस्ट आया है जो फेसबुक पे जुड़े हैं,
तो उपराष्ट्रपति साहब ने, ये देखिए इनके हाथ में पुस्तक है, दोनों तरफ तिरंगा है, भारत सरकार का लोगो है। तो माननीय वेंकैया नायडू साहब क्या कहते हैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के पहले, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात लिखी है कि कार्यक्रम के शुरू में लेना पद के हिसाब से भी एक शोभा होता है। श्रीलंका विजय के बाद, अभी जैसे हम लोगों ने विजयदशमी मनाई थी, तो हम लोगों ने उसका नारा दिया था, नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा। श्रीलंका विजय के बाद लक्ष्मण ने श्री राम से कुछ दिन वहीं रुकने को कहा, तो प्रभु राम ने उत्तर दिया, अपि स्वर्णमयी लड़का न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की होने पर भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है, क्योंकि माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और श्री राम सोने की सुंदर नगरी लंका को छोड़कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौट आए और वहां का राजा उन्होंने विभीषण को बना दिया। आज हमारे देश से अनेक युवा बेहतर करियर की तलाश में विदेश जाते हैं, जहां ऊंचे पदों पर भी पहुंचते हैं। मेरी उनसे एक ही अपील है कि अपनी माता और मातृभूमि को सदैव याद रखना, उनको कभी मत भूलना। तो ये चीज़ जो है, ये पुस्तक का लोकार्पण के अवसर पे उपराष्ट्रपति जी का अपनी तस्वीर देखी, लाइफ थवासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा के 4 खंडों का विमोचन करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी को आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर बता दें कि 6 नवंबर इतिहास में दर्ज है, जिसके बारे में हम लोग 2 दिन की चर्चा करते हैं, एक तो प्रेजेंट डे के बारे में और फिर अगले दिन के बारे में। 6 नवंबर को जितेंद्र सिंह जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, 6 नवंबर 1956 को जन्मदिन। यशवंत सिन्हा लोकसभा सदस्य 6 नवंबर को 1937 में जन्मदिन। 6 नवंबर को सिद्धार्थ शंकर रे पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 2010 में 6 नवंबर को पुण्यतिथि। संजीव कुमार हिंदी फिल्म अभिनेता, 6 नवंबर 1985 को पुण्यतिथि। और इनकी प्रसिद्ध फिल्मों के बारे में चर्चा कर दें, कल संजीव कुमार जी के बारे में डिटेल हम लोगों ने चर्चा किया था। और इनकी फिल्में हैं संजीव कुमार जी की, संघर्ष, खिलौना, सीता और गीता, आंधी, मनचली, अंगूर, नमकीन, दस्तक, शोले, अर्जुन पंडित, मौसम आदि। शोले में तो आपने देखा ही होगा कि उनके दोनों हाथ कटे होते हैं, जो गब्बर सिंह है उन्होंने उनको इस तरह से पीड़ा दिया था। तो उस कहानी को, उसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी भी मुख्य रोल में थे, मुख्य किरदार में थे। और 1913 में 6 नवंबर को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनिकों के इस मार्च का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था 6 नवंबर को। और 6 नवंबर को 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। 6 नवंबर 1943 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए थे। तो ये सब बातें आप तक पहुंचानी, मुझे लगा कि 7 नवंबर की भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बाबा का ढाबा आपने सुना होगा। और बाबा का ढाबा आजकल बहुत चर्चा में है। और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाबा का ढाबा के जो हैं बाबा, उन्होंने कांता प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो आप समझ जाइए देश में किस तरह का जो है, क्योंकि गौरव वासन ने जो काम किया था उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन आखिर बाबा को ज़रूरत क्यों पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। और ये आप देखिए जो न्यूज़ 18 की खबर है, बाबा का ढाबा, बाबा बोले हिसाब मांगा तो सोशल मीडिया पर मुझे मिल रही गाली। गौरतलब है कि बाबा ने कुछ दिन पहले यूट्यूबर गौरव वासन पर मदद को आई रकम में हेरफेर का आरोप लगाए थे। गौरव ने वीडियो डालने के बाद ही लोगों ने बाबा की मदद करना शुरू किया था। बाबा का ये पहले का पोजीशन है और यहाँ बाबा रोते हुए भी दिखाई दिए थे। और हम लोगों ने गौरव वासन के सकारात्मक कार्यों को यहाँ पे डाला था। अब कहानी क्या हुई कि बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और उनके वकील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने तो सिर्फ मदद के लिए आने वाले पैसों का हिसाब मांगा था, लेकिन पता नहीं क्यों अब सोशल मीडिया पर उन्हें गाली दी जा रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 80 साल की मेरी उम्र है, मेरी गलती क्या है। वहीं बाबा ने वकील प्रेम जोशी ने तमाम दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि बाबा को हिसाब नहीं दिया गया। अगर दे दिया जाता तो आज ये मुश्किलें नहीं आती, ये केवल मिसकम्युनिकेशन है। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बाबा का ढाबा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस स्टेशन में, मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में उसी यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, जिसके वीडियो की वजह से बाबा का ढाबा चर्चा में आया था। पुलिस शिकायत में 80 साल के कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन पर डोनेशन में आए पैसे में हेराफेरी का आरोप लगाया है और बाबा का आरोप है कि यूट्यूबर गौरव वासन ने बाबा का ढाबा की मदद करने के लिए लोगों से अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाए। तो ये मामला जो है बड़ा संगीन हो गया है कि आप किसी नेकी कर कुएं में डाल और पता नहीं क्या क्या बातें लोग लिख रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी असमंजस में पड़ने वाली बात है। आप लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो और आप लोग को जैसे मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल के बाद में गाली सुन रहे हैं और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वकील रख लिए। ये हमारे पास निस्वार्थ है, हमारे पास कोई चीज़ तुम पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज तक ये जो भी करते हैं बड़े पैसे करते हैं। सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बड़ी मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहते कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगर गया। कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद में नहीं मुझे सुनना था। तो आपने सुना बाबा के ढाबा के जो अब मालिक हो गए हैं और पहले वो बहुत छोटी सी आमदनी नहीं होती थी, तो गौरव वासन ने इनकी बहुत भारी मदद की थी और पैसे भी उन्होंने दिए थे और उसकी भी हम लोगों ने वीडियो दिखाई थी। और फूड ब्लॉगर गौरव वासन की भी, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता में दोनों पक्ष आने चाहिए। आपके अकाउंट में देखिए, मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए अगर आए होते तो मेरे पास ये सारी बैंक डिटेल्स हैं जो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आप सबके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो ये देखिए जी, 7 आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, मैं देखिए इतनी हद हो चुकी है कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ रही है, मतलब अपने परिवार की भी शेयर करनी पड़ रही है और हर चीज़ मुझे शेयर करनी पड़ रही है, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 तारीख को मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपये मेरे अपने थे जी। उसके बाद इनके पास 6 तारीख से 10 तारीख तक की इनकी जो भी ट्रांजैक्शन आई है वो सारी हिस्ट्री है। तो ये देखिए 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक का मेरे पास जो अकाउंट बैलेंस है वो 4,44,000 है और अगर आप उसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो समवेयर अराउंड 3,24 हो जाता है। बट मैंने इनको 3,33,000 रुपये का चेक दिया, ठीक है जी। और उसके अलावा इन्होंने एलिगेशन लगाया कि मेरी वाइफ के अकाउंट में इन्होंने पेटीएम से लोगों ने पैसे भेजे हैं, उसका भी चेक मैंने इनको दिया है 45,000 रुपये का। ये देखिए 45,000 का मेरी वाइफ के अकाउंट का भी चेक दिया है। उसके बाद मैंने इनके अकाउंट में ये कहते हैं कि पैसे नहीं दिए, तो ये देखिए 1 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर कांता प्रसाद NEFT। उसके बाद 2,03,000 रुपये एक मैंने अपने अकाउंट से दिए और 34,000 का चेक। तो मतलब मैंने इनको टोटल 2,33,000 का चेक दिया, 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 45,000 रुपये अपनी वाइफ के अकाउंट से दिया। आप सोच देखिए, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, मेरे को बस डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, भैया आप ये तो सोचो कि मैंने मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, मैं कोई रातों रात स्टार नहीं बन गया, मुझे स्टार बनना भी नहीं है, मुझे इन लोगों की मदद करनी थी। लेकिन अगर मदद का सिला ये दे रहे हैं लोग, इतनी बुरी भला बोल रहे हैं हम लोगों को, तो क्या फायदा? आप बताइए किसी की मदद करने का। आप अगर किसी को किसी के पैसे चाहिए, आप जाइए बाबा से पैसे लीजिए ना अपने वापस। अगर आपको इतनी ही अनश्योरिटी है, उनके अकाउंट डिटेल्स को सामने लेके आइए, दिखाइए लोगों को कितने लोगों ने वो किया है। मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे माँ बाप पे इतना प्रेशर पड़ रहा है। 60 उम्र है, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे एक हफ्ते से, सिर्फ इसी चक्कर में कि हमें नेगेटिविटी हमारे लिए फैलाई जा रही है। लेकिन वो 20 लाख की जो बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 20 लाख की चर्चा, तो सर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होने तो चाहिए। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ बाबा के अकाउंट में। सर मेरे पास ये वीडियो है जिसमें मैंने ये बोला है। आप 1 मिनट, अगर मैं आपको, और आप देखिए कितने नाशुक्रगुजार लोग हैं
मैं इसलिए ये भी आपको दिखाना बहुत जरूर चाहूंगा। बाबा बोलते हैं कि हमने गौरव को अपने पास वीडियो करने के लिए बुलाया ही नहीं, वो खुद ही चल के आया। क्यों आया भाई वो चल के? उसे हमें थोड़ा ना बोला था कि तू आगे हमारी मदद कर। आप सोच सकते हैं ये बात भी अगर कोई बोल सकता है तो इस दुनिया में। ये देखिए, ये अपने अभी भी ये कल की वीडियो है। ही स्टिल गिविंग हिज अकाउंट नंबर, somebody is telling him to give his account number or what I don't know। लेकिन आप चेक तो कराइए इनके अकाउंट में कि इनके कितने पैसे। ये बाबा ने वीडियो कल डाला, बोलते हैं गौरव ने मेरे पास खुद आया, मैंने उसे बुलाया नहीं था कि मेरी मदद कर भाई, तू खुद आया चल के। क्यों आया मेरे पास चल के? उसको आना ही नहीं था। उनका ये है कि आपने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट नंबर। सर आप मेरे आप अगर मैं गलत हूं तो आप कराइए ना कार्रवाई, मैं तो डर ही नहीं रहा हूं। मेरी कार्रवाई ये रही ना सर, मेरे पेपर आप कराओ, जिस भी रिश्तेदार का, जिस भी घर वाले का, जिस भी परिवार का, सबकी कराओ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी हाँ, तो सकारात्मक पत्रकारिता यही है कि दोनों पक्षों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। हालांकि आप में से बहुत से लोग पत्रकार भी होंगे, लेकिन जब तक उंगलियां आप थिरकाएंगे नहीं, इस कार्यक्रम को का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि आपके कमेंट्स आने चाहिए कि बताइए, एक आदमी गौरव वासन ने ही बाबा का ढाबा मालवीय नगर में है, उसने उस बाबा को फेमस किया। ये कहानी शुरू होती है अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और उसके बाद बाबा रातों रात जो है दुकान चलने लगती है। उसको भी टीवी चैनल जाकर कवर करते हैं, नहीं तो इतने बड़े बड़े टीवी चैनल कहाँ कवर करते हैं। लेकिन बाबा का इंटरव्यू पूरे वर्ल्ड में दिखाया जा रहा है। लोग, बाबा चूंकि 80 साल के हैं और उनकी धर्मपत्नी भी इतनी ही उम्र के हैं, तो लोग भावनाओं में, क्योंकि संवेदनशील भारत जो है वो आप जानते ही हैं कि संवेदनशील प्राणी है। बस इनके अंदर अगर जोश और जज्बा आ जाए तो वो कोई चीज़ नहीं देखते हैं, बस बाबा को मदद करो भाई, बाबा को मदद करो बस। और बाबा की मदद हो जाती है, लाखों रुपए आ जाते हैं अकाउंट में। ये भी सही है। तो गौरव वासन ने वो अकाउंट दिखाकर बताया था वीडियो में कि इतने पैसे आ गए और बाबा को दिया था, बाबा ने आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद वीडियो आई कि गौरव ने कहा कि बाबा के पास इतने पैसे आ गए हैं कि बाबा अब कह रहे हैं कि अब पैसे हमारे अकाउंट में नहीं, अब दूसरे लोगों की आप मदद कीजिए। तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ता बढ़ता जो है, अब कौन सी ऐसी बात हो गई बीच में, कौन सा ऐसा गुमराह किया गया या क्या हुआ, ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं। क्योंकि हमारा काम था कि सकारात्मक कार्य करने पर भी सावधान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है दुनिया नेकी कर कुएं में डाल कहती है, जमाना खराब है, तो ये यूं ही नहीं कहा गया है। ये सब प्रोवर्ब बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं और उन्होंने इस चीज को फॉर्मूला दिया कि नेकी कर कुएं में डाल। और आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है, दोनों ही रो रहे हैं, रो दोनों रहे हैं। जनता ने मदद की है। जो फूड के बारे में ब्लॉगर हैं ये, और भी लोगों की इन्होंने मदद की है, जैसा बताया वीडियो में इन्होंने, और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई थी। ये पहली बार है, ये कह रहे हैं, रो रहे हैं। और इनके पिताजी माताजी भी लगभग 60 साल के हैं। इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, पूरे परिवार को कितनी तकलीफ हो रही, इसको जो देख रहे हैं लोग, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी कि लोग किसी की मदद क्यों करेंगे। सवाल है कि लोग किसी की मदद क्यों करेंगे। और बाबा का अकाउंट, ये गौरव कह रहे हैं कि सीज हो गया, क्योंकि उसमें बाबा के अकाउंट में भी पैसे आए हैं। तो बाबा के अकाउंट को सीज हो गया है, क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं होने से बैंक ने सीज कर दिया है। जब ये गौरव पैसा जमा कराने गए थे, उस वक्त बैंक वालों ने बताया था। तो दोनों ही पक्ष है, इन दोनों पक्षों को देखिए और फिर अपनी जिंदगी में फैसला कीजिए कि हमें अगर किसी की मदद भी करनी है तो किस तरह से करनी है, ताकि इस तरह के कानूनी पचड़े पड़ गए हैं। तो ये एक हालात हैं जो हो जाते हैं जिंदगी में अच्छे काम करने के बाद भी। तो ये नेगेटिविटी जो समाज के अंदर है, या जो लोग गुमराह करते हैं, अब तो बाबा ने वकील भी रख लिया है, अब तो बाबा मैनेजर भी रख रहे हैं। तो ये सोचनीय प्रश्न है समाज के सामने। ये स्टोरी आ गई है। एक स्टोरी आई है अर्णव गोस्वामी की भी, रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ की, रिपब्लिक टीवी जो है, वो भी एक स्टोरी समाज के सामने आई है कि पत्रकारिता और पैसे काम करा के नहीं देने का आरोप जो लगा, उसे लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो हम लोगों ने शेयर की थी कि इस तरह की स्थिति आ जाती है, इससे हमें किस तरह से अपने जीवन शैली को किस तरह से आगे बढ़ाना है, समाज के साथ किस तरह से काम करना है, इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा।
तो इसलिए आपके सामने ये स्टोरी प्रस्तुत की गई। रिंकल शर्मा जी जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता हैं, उन्होंने आज एक पोस्ट भेजा है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सुबह ही पोस्ट आया था और बहुत अच्छे विचार थे। उसमें इन्होंने लिखा है, लेखिका रिंकल शर्मा, फर्क सिर्फ सोच का होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, वरना जो सीढ़ियां जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं वही किसी के लिए नीचे भी आती हैं। लेखिका रिंकल शर्मा। तो जैसा हमने आह्वान किया था कि आप लोग अपनी अपनी वीडियो को भेजिए, तो उसमें से रिंकल शर्मा जी का ये पोस्ट आया, तो हमें लगा कि इसको साझा करना चाहिए कि सीढ़ियां जो हैं किसी के लिए ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे भी तो आती हैं। तो फर्क सोच का है, सोच का है। उपयोग दोनों ही है, अगर ऊपर गए हैं तो हम नीचे आएंगे भी, लेकिन नकारात्मकता और सकारात्मकता एक सोच का है कि वो नकारात्मक चीज जो है जिसमें कि दोनों आनंदित होते हैं, और वो काम नकारात्मक हो जाता है जिसमें दोनों ही पीड़ित हो गए हैं, दोनों ही रो रहे हैं। एक कैमरे के सामने जब मीडिया चैनल कर रहे हैं, गौरव वासन रो रहे हैं, जिन्होंने बाबा को हेल्प किया मालवीय नगर में, जब बाबा रो रहे थे, उनकी आमदनी नहीं थी, कोरोना में दुकान बंद होने से वो रो रहे थे, गौरव ने उनकी मदद की। लेकिन बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालवीय नगर के बाबा रो रहे हैं वकील के साथ। बाबा ने वकील भी रख लिया है, बाबा की अब कैपेसिटी हो गई है, वो मैनेजर भी रख लिए हैं। और यही नहीं, बाबा की इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है कि जोमेटो से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। किसके चलते? वही जो फूड ब्लॉगर गौरव वासन के चलते। लेकिन गौरव वासन और उसके 60 साल के पिता माता रो रहे हैं, पीड़ित हैं, और गौरव वासन पे क्या गुजर रही होगी ये आप लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद था। और यहाँ पर अर्णव गोस्वामी के मामले में कल होगी फिर सुनवाई। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार रिपब्लिक चैनल के अर्णव गोस्वामी को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट अर्णव की याचिका पर अब शनिवार कल दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा। जो खबर है वो आप तक पहुंचाते हैं। बिहार में आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये तीसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चरण में 15 जिलों के किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल सहित 78 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। इसके साथ वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इस लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को हो चुका है। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। तो देश का निगाह बिहार पर भी है, वो आप लोगों तक हमने शेयर कर दिया। और यहाँ पर जो संतोष झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने एक ऑडियो शेयर किया है। संतोष झुनझुनवाला जी ये जुड़ी हैं इंदौर से, तो उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, ऑडियो है वो, उसको हम सुनवाएंगे। पहले संतोष झुनझुनवाला जी की ऑडियो सुन लेते हैं। उदय मुन्ना जी, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से हमेशा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं संतोष झुनझुनवाला, पुत्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला, अपने पिताजी से मैंने ये प्रश्न किया कि हर वर्ष हम गत आत्माओं को, महान आत्माओं को श्रद्धांजलि क्यों देते हैं। इसके जवाब में ये वीडियो मिला और मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुई और मुझे सही लगा, तो मैंने ये आपको सेंड किया है। क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं तो मुझे लगा ये भेजना चाहिए जी। तो इंदौर से ये ऑडियो संतोष झुनझुनवाला जी ने मुन्ना जी भेजा है। और ये ओपी झुनझुनवाला जी हैं जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। ओपी झुनझुनवाला जी ये पटना में हैं और इन्होंने पॉजिटिव चीज़ भेजा था, तो क्या कहते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम सुमन, तुमने बहुत
अच्छा प्रश्न आज किया है कि हम श्रद्धांजलि दिवंगत के लिए क्यों देते हैं। ये वो भी एक बार नहीं, हर वर्ष उनके दिवंगत होने के दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। गीता के अध्याय 17 से 24 को पढ़ो। यहाँ आत्मा का निरूपण किया गया है। आत्मा अजर अमर है, शरीर अनित्य है, लेकिन आत्मा का कार्य प्रदर्शन उसके हम जो करते हैं वो हमारे शरीर से होता है। अतः शरीर का महत्व तो कम नहीं है, लेकिन शरीर अनित्य होने के कारण वो अवश्य मरता है और आत्मा तो नया शरीर धारण करती है। तो ये आत्मा जो है, अजर अमर आत्मा जो है, वो हम जिस दिवंगत आत्मा को स्मरण करते हैं वो अजर अमर है और उसमें वो उस पुरुष के कर्तव्य, गुण, चरित्र संरक्षित हैं और उनके कर्तव्य, कर्म और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरीर चाहिए। अगर हम अपना शरीर उनको ऑफर कर श्रद्धांजलि देते हैं कि वो हमारे शरीर में, हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारे शरीर का उपयोग करके अपनी कामनाओं की, अपने अधूरे काम को पूर्ति करें और इसी लक्ष्य से हम उनको मौन रहकर धारण करने के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। ओम। जी हाँ, तो ये ओपी झुनझुनवाला जी थे और इंदौर से जुड़ी हुई संतोष झा जी ने ये भेजा था। तो आप जानते हैं कि जो लोग भेज रहे हैं आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, उन चीज़ों को आप तक शेयर किया जाता है। तुरंत हम महापुरुषों के बारे में आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम पोस्ट जो सकारात्मक भारत आंदोलन से संबंधित है उसको ग्रुप में भी शेयर किया गया। मुकेश भटनागर जी, जो कि आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। लेखक मुकेश भटनागर, दिल्ली। तो मुकेश भटनागर जी क्या कहते हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं और आप लोग भी ऐसे विचार भेज सकते हैं ताकि आपके विचारों को यहां साझा किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक और नैतिक गुणों के साथ सरलतम अवस्था में पैदा होता है। उसकी मुस्कुराहट ही उसका एकमात्र धर्म ईमान वजूद समझा जाता है। परंतु जैसे जैसे बालक अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होता जाता है, उसका भौतिक पर्यावरण उन नैतिक गुणों को उत्तेजित या नष्ट करने में योगदान करता रहता है। जबकि धार्मिक प्रथाएं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबद्ध हो, वो मनुष्य के उन मूल गुणों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए उद्दृढ़ का काम करती हैं। उदाहरण के लिए भूखे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखना एक नैतिक गुण है। ये एहसास धार्मिक दृष्टि से और भी प्रमाणिक लगता है जब कोई उपवास करता है और वास्तव में भूख की गंभीरता को समझता है। धर्म में इसे नवरात्रि व्रत या करवा चौथ का व्रत नाम दिया गया है। हिंदू में और मुस्लिमों में रमजान का और ईसाई धर्म में इसे लेंट कहा जाता है। इस प्रकार धार्मिक प्रथाएं मनुष्य की नैतिकता को उसके प्रारंभिक अवस्था से परिपक्वता के चरण तक बढ़ाती हैं और नैतिकता को प्रबल करती हैं। परमेश्वर में आस्था, विश्वास को बढ़ावा देती हैं, भाईचारा बढ़ाती हैं और यही इंसानियत का भी धर्म है, जिसे संपूर्ण समाज को वैश्विक स्तर पर समझने की आवश्यकता है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इस तरह के सभी विषयों पर सकारात्मक विचारों व कार्यों को वायरल करेगी। फेसबुक लाइव शो, यूट्यूब में शेयर किया जाएगा। तो आप विचारों से वीडियो, ऑडियो 2.5 मिनट तक की वीडियो हो वो शेयर किया जाएगा, जिससे कि समाज में सकारात्मकता बढ़े और नकारात्मकता का नाश हो। नकारात्मक लोगों से दूर रहने से आपके अपनी एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ेगी। इसको आप गांठ बांध लें। हमारे समाज में इस तरह की भी चीजें होती हैं।
जहाँ तो ये छोटा सा क्लिप आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा था, तो मुझे लगा कि इसे शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर एक पोस्ट है जो काफ़ी प्रेरक है, और वो जगदीश चावला जी जो पत्रकार रहे हैं और उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। ये डॉक्टर मात्र 2 रुपये की फीस लेते हैं और ये काम कर रहे हैं। हालांकि उनका अपना एक अलग क्लिनिक भी है, लेकिन समाज सेवा के रूप में ये 2 रुपये की फीस काफ़ी सालों से ले रहे हैं। ये स्टोरी आई है, जगदीश चावला जी पत्रकार ने भेजा है। तो आइए इस डॉक्टर के बारे में नमन करते हुए इनके सकारात्मक कार्यों को आप तक साझा करते हैं। जी हाँ, कोई गलती नहीं, कोई मिसप्रिंट नहीं, अपने शीर्षक में एकदम सही पढ़ा है। इस डॉक्टर की फीस मात्र 2 रुपये। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके मेलघाट में पिछले 24 साल से काम कर रहे डॉक्टर श्री रविंद्र कोल्हे की फीस सिर्फ 2 रुपये है। पहली बार और दूसरी बार सिर्फ 1 रुपये। पूज्य विनोबा भावे के सच्चे अनुयायी डॉक्टर श्री रविंद्र कोल्हे सभी से जॉन रस्किन का ये वाक्य कहते हैं कि यदि आप मानव की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो जाइए और सबसे गरीब और सबसे उपेक्षित लोगों के बीच जाकर काम कीजिए। जब रविंद्र कोल्हे नामक नौजवान ने MBBS की पढ़ाई के बाद मेलघाट के अति पिछड़े इलाके में नौकरी की, तब उन्हें एहसास हो गया था कि इन गरीब आदिवासी भाइयों की गहन पीड़ा और आवश्यकताएं सामान्य व्यक्तियों से अलग हैं। तब उन्होंने MD की डिग्री हासिल की और पुनः मेलघाट आकर कोरकू आदिवासियों के बीच काम करने लगे। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MBBS किया। वे शुरू से ही विनोबा भावे के कार्यों और विचारों से बेहद प्रभावित थे। रविंद्र कोल्हे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिलों का दौरा किया और पाया कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सलवाद, गरीबी और बीमारी से जूझ रहा है। तब उन्होंने मेलघाट को ही अपना स्थायी ठिकाना बनाने का फैसला किया। उनकी माताजी ने नक्सलवाद से खतरे को देखते हुए उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रविंद्र कोल्हे ठान चुके थे कि उन्हें आदिवासियों के बीच ही काम करना है। उनका पहनावा और हुलिया देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये एक MD डॉक्टर हैं। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए डॉक्टर रविंद्र कोल्हे कहते हैं, उन दिनों इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 स्वास्थ्य केंद्र थे। मुझे अपनी क्लिनिक तक पहुंचने के लिए धारणी से बैरागढ़ तक रोजाना 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मुझे इन जंगलों में रोजाना कम से कम 1 शेर जरूर दिखाई दे जाता था। हालांकि पिछले 4 साल से मैंने यहां कोई शेर नहीं देखा। मेलघाट का मतलब होता है वो जगह जहां 2 घाटों का मिलन होता है। ये गांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है और पहाड़ियों की गहरी हरियाली को सिर्फ एक ही बात भेदती है, वो है यहाँ के स्थानीय निवासी कोरकू आदिवासियों का रंगीन पहनावा। विकास के नाम पर इस पूरे इलाके में कुछ भी नहीं है। मीलों तक सड़कें नहीं हैं और गांव के गांव आज भी बिजली के बिना अपना गुजारा कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व इलाका होने की वजह से यहां किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया है। ये और बात है कि पिछले कई सालों से यहां एक भी टाइगर नहीं दिखा है। अलबत्ता केंद्र और राज्य से बाघ संरक्षण के नाम पर पैसा खूब आ रहा है। जंगलों के अंदर आदिवासियों के गांव तक पहुंचने के लिए सिर्फ जीप का ही सहारा है जो उबड़ खाबड़ जमीन पर चल जाती है। यहाँ के आदिवासी सिर्फ पहाड़ी झरनों और छोटी नदियों के सहारे ही छोटी मोटी खेती करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि न तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, न ही पंप है, क्योंकि बिजली भी नहीं है। ऐसी जगह पर डॉक्टर रविंद्र कोल्हे एवं उनकी धर्मपत्नी स्मिता देवी पिछले 24 साल से अपना काम एक निष्काम कर्मयोगी की तरह कर रहे हैं। पहली बार जब भी कोई रोगी आता है तब रविंद्र कोल्हे उससे सिर्फ 2 रुपये फीस लेते हैं और अगली बार जब भी वो दोबारा चेकअप के लिए आता है तब सिर्फ 1 रुपये। अपने खुद के खर्चों से उन्होंने एक छोटा क्लिनिक खोल रखा है जहां वे रहते हैं और जहां कोई भी 24 घंटे उनकी सलाह ले सकता है। तो जो लोग महानगरों में रहते हैं शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होगा और इस कहानी को वो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर गांव के इलाके से जुड़े हुए हैं तो आप इस स्टोरी को
समझ सकते हैं और रविंद्र कोल्हे के हृदय को समझ सकते हैं कि कितना विशाल हृदय है, जिन्होंने भूदान आंदोलन के सूत्रधार माननीय विनोबा भावे जी के आदर्शों पर चलकर, ये इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है कि इस तरह की कहानियां आप भी भेजें। ये आरजेएस की रिसर्च टीम ने भेजा है, ये जगदीश चावला जो पत्रकार हैं उनकी ये स्टोरी है और यहां पर भेजा गया है।